राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप से संबंधित जो प्रश्न है उसमें कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे, कुछ बाकी रहे हुए हैं वो आज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपने उस प्रश्नों से संबंधित। पहला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। तो हमें ये पता होगा कि प्रथम सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तभी हम बता पाएंगे कि द्वितीय कौन सी है। तो जो दक्षिणी अरावली है उसमें कुछ चोटियां हैं, वो देख लेते हैं अपने कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगी शेर, सॉरी शेर। सबसे पहले आएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर। कई बार इसको 5650 फीट भी पूछ लेता है। 5650 फीट। इसके बाद आएगा शेर 1597 मीटर। देलवाड़ा 1442 मीटर। दरगाह 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। आबू 1295 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर। सज्जनगढ़ 938 मीटर। सायरा 900 मीटर। लीलागढ़, लीलागढ़ या गढ़ 874 मीटर। 874 मीटर। 874 मीटर। और उसके बाद में आएगा आपके लीलागढ़। नागपानी, नागपानी 867 मीटर। गोगुंदा 840 मीटर। कोटड़ा 450 मीटर। और ये आ जाएगा आपका ऋषभ देव। ऋषभ देव 400 मीटर। ये कुछ जो है चोटियों के नाम हैं। अगर ये हमें पता है तो इसके बाद हम बता देंगे कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और तीसरी कौन सी है। तो इसमें शेर कितने हैं? 1597 मीटर। दरगाह 1431 मीटर। और देलवाड़ा जो है 1442 मीटर। और अचलगढ़ 1380 मीटर। अब आप बताओ इसमें से कौन सा जो है वो द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। तो इसमें आपका शेर हो जाएगा उत्तर में। शेर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो अगर हम बात करें कि कितना प्रतिशत है वो पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। ये हमारा राजस्थान है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये है ये है पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल राजस्थान। ये है इस जो इसका कुल क्षेत्रफल रहेगा 61%, 61.11%। और ये जो जनसंख्या है वो रखता है 40%। दूसरा जो हिस्सा है वो है अरावली।
इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10%, 9%। और जनसंख्या कितना रखता है? 9%। और जनसंख्या रखता है ये 10%। तीसरा जो हिस्सा है वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान ये 23% क्षेत्रफल रखता है। 23% क्षेत्रफल रखता है और 39% जनसंख्या। और चौथा जो हिस्सा है वो है पठारी भाग। पठारी भाग जो कि 6.89% क्षेत्रफल रखता है और 11% जनसंख्या। तो अब ये क्या पूछ रहा है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारित करता है? कितना प्रतिशत धारित करता है कौन? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा था पूर्वी मैदान। तो ये पूर्वी मैदान है और ये कितना आ गया है? ये है 23%। कितना रहेगा? 23%। कितना रहेगा? 23%। ठीक है, ये 23% हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अब। प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कितने सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा समवर्षा रेखा राजस्थान की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि राजस्थान जो है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। और उसको हमने अभी करके ही भी देखा था किस प्रकार से जो राजस्थान है वो 4 भागों में बंटा था। इस प्रकार से अरावली वाला क्षेत्र और ये जो पठारी क्षेत्र है। ये क्या पूछ रहा है? राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है समवर्षा रेखा। राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें जो है वर्षा होती है वो 20 से लेके और 50 सेंटीमीटर, 20 से लेके 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ है वो 50 से लेके और 90 सेंटीमीटर अरावली वाली जो है यहाँ वर्षा पाई जाती है। तो ये जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है। ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी, 50 सेमी। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 50 सेमी। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? देखो, राजस्थान में मरु मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश 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 दिशा में हो रहा है। यानी राजस्थान में मरुस्थल है वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, ये हमें बताना है। तो हमने देखा है कि जो मरुस्थल एक भाग है और अरावली दूसरा और पूर्वी मैदान तीसरा और पठारी भाग चौथा है। तो पूर्व से पश्चिम बढ़ रहा है या दक्षिण से उत्तर बढ़ रहा है या पश्चिम से पूर्व बढ़ रहा है या उत्तर से दक्षिण बढ़ रहा है? देखने का अर्थ ये देखेंगे हम किसकी तरफ वो जा रहा है। ये मरुस्थल है, ये किस तरफ जा रहा है ये पूछ रहा है कि इसकी दिशा क्या है। इसकी दिशा क्या है? तो ये अब देखो इसकी तरफ जा रहा है दिल्ली, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी। इस तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो हम देखेंगे कि दिशा कौन सी होगी। पूर्व से पश्चिम है क्या? नहीं, पूर्व से पश्चिम तो ऐसे होता। दक्षिण से उत्तर है क्या? नहीं, दक्षिण से उत्तर ऐसे होता। पश्चिम से पूर्व है क्या? बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूर्व है, ये इस तरफ ही बढ़ रहा है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? अब ये उत्तरी अरावली में पूछ रहा है। अरावली को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अभी हमने बात की थी कि जो ये अरावली है, इस प्रकार की अरावली है, बीच में कम है क्षेत्र इसका, इधर ज़्यादा है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ये आपकी उत्तरी अरावली है, ये आपकी मध्य अरावली है और ये आपकी दक्षिणी अरावली है। अब ये क्या पूछ रहा है? कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, यानी यहाँ नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है। कौन कौन सी? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली या बरवाड़ा। तो देखो सज्जनगढ़ की जो
ये सज्जनगढ़ उदयपुर में है और इसकी कितनी है 938। ये तो 938 है सज्जनगढ़, यहाँ पाई जाएगी। रघुनाथगढ़ 1055 है, सीकर में है, वो यहाँ पाई जाएगी। बिलाली की कितनी है 775 मीटर। और बरवाड़ा जो है वो कितनी है, वो 786 मीटर। ये बाकी तीनों की तीनों कहाँ है, उत्तरी अरावली में है, और सज्जनगढ़ है वो दक्षिणी अरावली में है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अब ये इसमें पूछ रहा है कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं, अतिचारण, ज्यादा पशुओं का चारण, निर्वनीकरण यानी वनों को हटाना, नगरीकरण या अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि मतलब वर्षा का ज्यादा होना, नगरीकरण यानी शहरों का बसना, और निवर्णीकरण यानी वनों का उन्मूलन। अतिचारण यानी ज्यादा पशुचारण करना। क्या होगा, क्या पूछ रहा, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, और नगरीकरण भी है। अतिवृष्टि यानी वर्षा ज्यादा होने से कोई नुकसान नहीं है, किसको, मरुस्थलीकरण को। ठीक है, तो आगे चलिए। तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। अब देखो, मरुस्थल में राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें कुछ रेत के टीले पाए जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, तारा बालुका स्तूप। बालुका स्तूप क्या है, देखो, बालुका स्तूप क्या है, बालुका स्तूप क्या है, बालुका स्तूप क्या है। तो ये जो है ना, वो रेत का टीला होता है, रेत का टीला होता है, जो किसका परिणाम है, यानी अपर्दन, अपर्दन व निक्षेपण, व निक्षेप, निक्षेप, इन दोनों का परिणाम है क्या, बालुका स्तूप। अपर्दन का अर्थ क्या होता है कि अगर कहीं से कोई टीला या भूमि का टुकड़ा कटकर, जल से हवा से कटकर कहीं आगे बहकर चला जाता है और यहाँ आकर रुक गया, तो ये हो जाएगा आपका निक्षेप। जहाँ रुका है वो क्या हो जाएगा, निक्षेप, और जहाँ से कटकर गया है वो हो जाएगा अपर्दन। ये बात। अब ये क्या पूछ रहे हैं, तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप की बात करें तो जैसलमेर के मोहनगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, बालोतरा और पोखरण इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं, पोखरण में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ दोनों, ये दोनों आएंगे भाई, यहाँ ये दोनों आएंगे। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रभावित कितना है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पहले ही प्रश्न में हमने ये देखा था कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, और 61.11% जो क्षेत्रफल था वो मरुस्थल का था, और उसमें जनसंख्या 40% थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं, बीड़। बीड़ निम्न में से कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, ये हमें बताना है। बीड़ जो घास भूमि है, उन्हीं का जो संगठित या संचारित जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीड़। तो कोटा, बूंदी ये तो पठारी क्षेत्र है, और जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर या पाली, तो इसमें से उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सीकर, जोधपुर और बीकानेर। फुलवारी की नाल स्थित है, प्रश्न क्या है, फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, उदयपुर में है या राजसमंद में है, कोटा में है, बूंदी में है। तो ये आपकी उदयपुर में है, फुलवारी की नाल कहाँ है, उदयपुर में है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ
क्या है, भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर की पहाड़ियों को कहते हैं, मध्य अरावली की श्रेणी है, या मेवाड़ चट्टानी प्रदेश है, या आबू प्रदेश है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो ये हमें बताना है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये मध्य अरावली। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएगी? मध्य अरावली की है। मेवाड़ तो इधर रह गया, आबू जो है वो ऊपर। ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनानुमुखी ढाल वाला होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। कैसा क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनानुमुखी ढाल का होता है? तो देखिए, पहले इस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी, पवन प्लस आमुखी, यानी जहां से पवन आ रही है, इधर से जैसे पवन आ रही है, पवन प्लस आमुखी कह रहा है, तो ये देखो यहाँ से पवन इधर इधर की तरफ आ रही है। पवन अनुमुखी ढाल व पवन अनुमुखी ढाल, ये यानी जैसे ये अर्धचंद्राकार की स्थिति होती है बालू का स्तूप में, इसमें बरखार में अर्ध बालू का स्तूप होता है। तो इसका जो ये जो क्षेत्र है ना, ये पवना अनुमुखी कहलाएगा, और ये जो सामने वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? पवन विमुखी कहलाएगा। पवन विमुखी कहलाएगा। तो मान लो कि ये अर्धचंद्राकार है, ये अर्धचंद्राकार है, तो इधर से तो क्या है, ढाल क्या होगा? बिल्कुल मंद होगा। ये देखो, इधर से तो ढाल क्या होगा? बिल्कुल मंद होगा, और इधर से ढाल क्या होगा? बिल्कुल तीव्र होगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बरखान। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई है। अरावली अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 95-96 को, 2001 2 को, 92-93 को, या 2007 को? तो ये अरावली वन रोपण जो परियोजना है वो कब शुरू की गई? अरावली वन रोपण परियोजना है, ये है हमारे 92 और 93 की। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? ये टोडगढ़ को कहा, ऊपरमाल के पठार को कहा, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कहा, या माउंट आबू को कहा? किसको कहा? तो ऊपरमाल का पठार ये बिजोलिया और इधर भीलवाड़ा में पड़ता है, और उत्तर पश्चिम मरुस्थल हमें देख के आई थी 60 पॉइंट, जो 61.11% पे है, और माउंट आबू जो है वो अरावली का एक भाग है। तो वैसे तो हिंदू ओलंपस किसे कहा इसने? तो ये कहा इन्होंने किसको? माउंट आबू। माउंट आबू में जो पहाड़ियां हैं, उन्हें इन्होंने गुरु शिखर को कहा था। वैसे तो इन्होंने गुरु शिखर को कहा था, लेकिन गुरु शिखर माउंट आबू में ही सबसे सर्वोच्च चोटी है, इसलिए ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। ये काफी भारी भरकम प्रश्न आ गया है, इसको देखते हैं थोड़ा। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला क्या कह रहा है? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वार सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, या अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों का के रूप में उपलब्ध है? तो इसका क्या उत्तर होगा बताओ? अगर इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक पता चल जाए, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका हाड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश, पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखो, 2, 3 और 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का स्तूप, बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का बिल्कुल सही है, क्योंकि मरुस्थल ये इसका टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों के भाग है। ये इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर के अवशेष है, ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है। वलित का अर्थ होता है मोड़दार, मोड़दार। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, 100% सत्य है, क्योंकि वो वलित पर्वतमाला है। तो इसमें से क्या गलत कौन सा बच गया फिर? अगर ये नहीं भी आ रहा हो तो भी ये गलत है। लेकिन वैसे भी उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का नहीं है, जबकि ये क्या है, ये जो उत्तरी मैदान है गंगा क्षेत्र, उसका, गंगा क्षेत्र उसका भाग है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 17। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इससे पहले हमने सब लगभग जो दक्षिणी अरावली थी सारी की सारी चोटियां हमने देख ली थी। अगर उतनी चोटियों का अगर हमें पता है तो लगभग प्रश्न सही हो जाएगा। अगर इससे भी बाहर कोई चोटी आ जाती है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है, और वो प्रश्न फिर किसी के लायक यानी नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्न हमने पढ़ा ही नहीं है उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो इसमें देखो आप, जरगा कितनी थी? 1431 मीटर। अचलगढ़ की 1380 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055। अब इसमें से आप देख लो क्या पूछ रहा है ये, अवरोही पूछ रहा है। दो चीजें हैं, दो शब्द है, आरोही और अवरोही। देखो आरोही और अवरोही। अगर पूछे आरोही तो होता है 1 2 3, और अगर पूछे अवरोही तो 5 4 5 4 3 2 1। यानी इसका कहने का मतलब है बढ़ते से छोटा और आरोही छोटे से बड़ा। क्या पूछ रहा है? अवरोही पूछ रहा है, बड़े से छोटा पूछ रहा है। तो सबसे इसमें बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दरगाह, फिर 1380 अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़ 1224, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ये सीकर में है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न संख्या 18। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है? उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय मैदान। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो हमने भाग बांटे हैं उसमें से इसमें कौन सा नहीं है? उत्तरी वृहत मैदान ये तो है, उत्तरी वृहत मैदान का जो अवशेष है वो मरुस्थल है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो दोनों हिस्से हैं, वो एक तो हमारा हो जाएगा उत्तरी वृहत मैदान का, और एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। राजस्थान के किस राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है राजस्थान के किस क्षेत्र में? क्षेत्र पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व में है, या पूर्व में है, या दक्षिण पश्चिम में है, या उत्तर पूर्व में है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब आप बताओगे कि ये किस में है। मान लो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। तो इसमें ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, 4 भागों में बांटा है ना इसको। ये अरावली हो गई, और ये अब हमारा क्या हो गया?
मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार। ये क्या पूछ रहा है, ये मालवा का पठार ही तो पूछ रहा है। मालवा का पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व में है क्या, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। इधर है क्या, दक्षिण पूर्व में है क्या, नहीं, बता दो। पूर्व पूर्वी में, इधर पूर्व में है क्या, नहीं, बता दो। दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी, बस बिल्कुल ये हमारा उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 20, मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है। मुकुंदरा की पहाड़ी ज्यादातर कहाँ विस्तारित है, ये पूछ रहा है। मुकुंदरा की पहाड़ी टोंक में, टोंक में है, या बांसवाड़ा जिले में है, या कोटा जिले में है, या बूंदी जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां ज्यादातर किस में है, कोटा जिले में है। ये हो जाएगा उत्तर। गतिशील मोबाइल रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, अभी पहले हम प्रश्न जो किया था उसमें हमने देखा था रेत के टिल्ले को क्या कहते हैं। राजस्थानी भाषा में, आम भाषा में दोरे कहते हैं, और वैसे दोरियन, दोरे या दोरियन या धरियन, धरियन, ठीक है, ये कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। असंगत युग्म को छांटिए, असंगत युग्म को छांटिए। पर्वत चोटी दे रखी है, जिला दे रखा है, टोडगढ़, बाबाई, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। थोड़ा सा अगर इनकी हम लंबाई की बात करें तो टोडगढ़ जो हमारी चोटी है उसको हम टोडगढ़ भी कह देते हैं, टोडगढ़ भी कह देते हैं, और इसको मोराइमजी भी कह देते हैं, मोराइमजी भी कह देते हैं, और गोराइमजी भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं। इसकी जो जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है, 933 मीटर है। बाबाई है वो है 780 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में हम अभी पीछे देख के आए थे। कुंभलगढ़ राजसमंद में है ही। बाबाई नीम का थाना में है क्या, नहीं। टोडगढ़ ब्यावर में है, बिल्कुल सही है, ये ब्यावर में अभी नया जिला बन गया ना ब्यावर, उसमें। तो बाबाई कहाँ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जो बाबाई है वो झुंझुनू में है। बाबाई कहाँ है, झुंझुनू में है, झुंझुनू में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 780 मीटर है। और ये उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की चोटी है, उत्तरी अरावली की चोटी है। प्रश्न संख्या 23, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है। हमने पहला प्रश्न जो किया था इसमें यही हमने देखा था, मानचित्र भी बनाया था, दिशा भी देखी थी कि किस तरफ इसका विस्तार हो रहा था। तो ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ भी जा रहा है, या नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, ये किस तरफ जा रहा है, इसका विस्तार किस तरफ हो रहा है, ये बात हमने देखी थी। अगर बात करें थोड़ा सा भारत के मानचित्र के हिसाब से, तो जो ये इसका विस्तार है किस तरफ हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जैसा भी है, प्यारा भारत है, अपना भारत है, हमें इससे लगाव है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये राजस्थान है, ये जो राजस्थान है। अब इसका जो विस्तार है मरुस्थल का इस तरफ हो रहा है, हमने दिशा देखी थी ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो आपका गुजरात तो यहाँ रह गया, गुजरात तो यहाँ रह गया, महाराष्ट्र यहाँ रह गया, तो इस तरफ तो आ ही नहीं रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, इस तरफ जा रहा है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, वर्तमान में अरावली पर्वत कहाँ विद्यमान है, ये हमें बताना है। कहाँ, वलित पर्वतों के रूप में है क्या, संग्रहित पर्वतों के रूप में है क्या, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है क्या, ब्लॉक पर्वतों के रूप में है क्या। अप्लाइड प्रश्न है, थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अरावली प्राचीन जो है श्रृंखला है वो भी है, वलित है वो भी है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये अवशिष्ट है। वर्तमान में ये क्या है, अवशिष्ट है। क्योंकि
जीर्ण शीर्ण पहाड़ियों का होता रहता है, इसलिए थोड़ा अवशिष्ट पर्वतों के रूप में भी इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक या जिला या जिले सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। गिरवा उदयपुर में है क्या? भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है क्या? बाप बोल्डर जोधपुर में है क्या? वृहद सीमा भ्रंश घाटी बूंदी और सवाई माधोपुर में है क्या? तो हमें ये बताना है। गिरवा उदयपुर में है, सही है ये बिल्कुल, गिरवा उदयपुर उदयपुर में ही है। भाकर ये तो सिरोही का जो भाग है ना, पूर्वी भाग, सिरोही का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग जो कटा फटा भाग है, कटा फटा भाग है, कटा फटा भाग है, उसको कहते हैं भाकर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोनों। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? भाकर। ये गलत है। बाप बोल्डर जोधपुर में है, वरद सीमा ब्रैस बूंदी और सवाई माधोपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये हो जाएगा, भाकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। ये हमें बताना है। तो देखो, बिल्कुल अरावली पर्वत श्रेणी विश्व में प्राचीनता है, सबसे प्राचीन है अरावली, तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों का संपन्न है क्या? न केवल अधात्विक बल्कि धात्विक भी, क्योंकि अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हमारा ये तथ्य है वो इसमें असत्य है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यानी 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 दोनों सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 तीनों सही है। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण वन उन्मूलन यानी वनों को उखाड़ना, ये क्या है? संकट है क्या? जल प्रदूषण संकट है क्या? भूमि का अवकर्षण संकट है क्या? खनिज खनन, बिल्कुल। देखो ये क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिक संकट पूछ रहा है। अगर वनों को उखाड़ा जाएगा तो पारिस्थितिकी संकट आना स्वाभाविक है। भूमि का अवकर्षण होता है, यानी अगर भूमि का अपरदन होगा, निक्षेप होगा, तो बिल्कुल संकट होगा। और खनिज खनन होगा तो भी संकट होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो तो इससे पारिस्थितिक संकट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो 1, 2 और 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर या संतूर, ये बताओ आप। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। अभी हमें जो सर्वोच्च चोटियां देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कौन सा जो है दक्षिण अरावली में पाया जाता है। सतूर ये तो बूंदी में है। सतूर क्या है? बूंदी में है। सतूर बूंदी में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 353 है। 353 है। सतूर बूंदी के लिए 353 कर रहा है, 353 में, 353। बाकी ये सारे सारे जालौर में है। इसराना बाकर, रोजा बाकर 730 मीटर, जारोल 588 मीटर, और इसराना बाकर 839 मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। हाँ, इसराना बाकर, इसराना बाकर हो जाएगा। ये सबसे सर्वोच्च इसका पूछ रहा है ना, जालौर, ये तो बूंदी में भाई, ये तो है ही बूंदी में, तो इसका उत्तर 1 नंबर होगा, इसराना बाकर। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, कितना है? अभी हमने देखा था कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा, हमने 4 भागों में बांटा था। वीसी मिश्रा ने इसको 7 भागों में बांटा था। तो 4 भागों में इसका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पूछ रहा है कितना है? 242, 339, ये तो टोटल हो गया। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पश्चिमी क्षेत्रफल है ना, जो मरुस्थल है, अगर बात करें मरुस्थल की, तो पूरा मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल है। अगर पूरे मरुस्थल की बात करें तो पूरा मरुस्थल जो एक राजस्थान में न होकर कई जिलों में प्रस्तावित है, कई जिलों में, कई राज्यों में, तो पाकिस्तान, पंजाब, इधर भी इसका हिस्सा है।
तो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का कितना है लगभग। राजस्थान में बात करें तो ये 175 है। राजस्थान में तो 175 है। अगर पूरे मरुस्थल का पूछ ले, अभी संगणक में ये प्रश्न पूछा गया था, तो पूरे में पूछे तो 238, 253, 2 लाख, 238, 254 वर्ग किलोमीटर है, ये है। अगर पूरे क्षेत्रफल, मरुस्थल का पूरा क्षेत्रफल पूछे तो, अभी संगणक में ये प्रश्न पूछा गया था तो पूरे का पूछा था उसने। अभी राजस्थान में अगर पूछे तो राजस्थान में 175 वर्ग किलोमीटर होगा। जयसमंद झील सलूम्बर के पूर्व में पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। ये पूछ रहा है जयसमंद झील के पूर्व में क्या स्थित है, कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, अभी ये जयसमंद झील है जो, ये सलूम्बर में आ चुकी है। कहाँ आ गई है? सलूम्बर में आ चुकी है। तो ऊपरमाल का पठार, या बोराट का पठार, या लासाड़िया का पठार, या मालवा का पठार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो ये महत्वपूर्ण है? लासाड़िया का पठार है वो सलूम्बर झील के, सलूम्बर में जयसमंद झील के पूर्व में है। ऊपरमाल का पठार ये तो भीलवाड़ा, बिजोलिया उधर है क्या। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से लेके और गोगुंदा के बीच में है। मालवा का पठार जो है मालवा क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा उधर रह गया। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को अवरोही क्रम में ऊंचाई के आधार पर, ये बार बार चोटियों से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम में ऊंचाई के आधार पर सही क्रम, तो हमने पहले भी देखा था कि चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। इससे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, उसके बाद में सबसे सर्वोच्च है जो गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर, 22 मीटर। कई बार 56-50 फीट भी पूछ लेता है, तो ये हो जाता है। उसके बाद दूसरी है शेर, 1597 मीटर, 1597 मीटर। उसके बाद में आपके देलवाड़ा, देलवाड़ा 1442 मीटर। देलवाड़ा जरगा आ जाएगी 1431 मीटर। अचलगढ़ आ जाएगी, अचलगढ़ 1380 मीटर, 1380 मीटर। आबू 1295 मीटर, आबू। ऋषिकेश, ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी 938 मीटर। कायरा 900 मीटर। के बाद में लीलागढ़, लीलागढ़ 874 मीटर। नागपाणी 867 मीटर। गोगुंदा 840 मीटर। कोटड़ा 400 मीटर। और ऋषभदेव, और ऋषभदेव 400 मीटर। ये सारी जो है हमारे दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसको क्या हमें बताना है? अवरोही क्रम में बताना है, यानी बड़े से छोटे, बड़े से छोटे को बताना है। तो अचलगढ़ 1380, कायरा 900, दरगाह 1431, कोटड़ा 450। तो बड़े से छोटा बताना है, तो इसमें बड़ा 1380, 900, पहले जरगा वाला आएगा, ये आएगा। 2 नंबर इस हमारा उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, ऊपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, विंध्यन का पठार या दक्कन का पठार, कोतवार का पठार या दक्कन का पठार। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से क्या होगा भाई? क्या दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसके दो भाग कौन कौन से है? ऊपरमाल, ये तो बिजोलिया में रह गया, ये नहीं होगा। कोतवार का पठार, ये भी नहीं होगा, ये इसमें कुछ है ही नहीं। तो उत्तर क्या बच गया? विंध्यन का पठार। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, क्या होता है भाई? सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पश्चिमी राजस्थान में है।
बिल्कुल रटा रटा ऐसा प्रश्न है, क्योंकि दैनिक तापांतर वही है, दिन में ज़्यादा तापमान रहता है, रात को ज़्यादा गिरावट आती है, इस हिसाब से। लासाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लासाड़िया का पठार अभी जो पीछे हम देख के आए थे, सलूम्बर जिले में, जैसलमेर के पूर्वी हिस्से में जो है वो लसाड़िया का पठार पाया जाता है। हाथीगुड़ा की नाल दरा जोड़ती है। हाथीगुड़ा की जो नाल है वो किसको जोड़ती है? तो वो एक इसका सूत्र भी है, पारा को जोड़ती है, भी पारा को, यानी पाली और राजसमंद को जोड़ती है, पारा को जोड़ती है, यानी पाली और राजसमंद को हाथीगुड़ा की नाल जोड़ती है। ए एम हेरोन ने किस मैदान को तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया? किसको दिया ये? ए एम हेरोन ने किसको ये पेनिप्लेन का नाम दिया? किसका पेनिप्लेन का नाम दिया? तो ये भी फैक्चुअल पर्सन है, बिल्कुल, मालपुरा करौली के जो मैदान है उसको। घोड़े की नाल की आकृति यानी हॉर्स शू आकार की जो है वो पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? घोड़े के आकार की शाहबाद का उच्च क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ी या रणखार क्षेत्र। ये जो है 12 में पाई जाती है। शाहबाद का जो उच्च क्षेत्र है वहाँ घोड़े की नाल की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। रामगढ़, लाखेरी, खटगढ़, जेतावास दर्रा किस जिले में है? रामगढ़, लाखेरी, खटगढ़, जेतावास ये किस जो है जिले में है? तो अगर हमें पता है रामगढ़ और लाखेरी जो सीमेंट का कारखाना बूंदी में लगाया गया था, अगर थोड़ा सा उतना भी पता है तो ये सारे के सारे क्या है, बूंदी में है। राजस्थान का भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की क्या है, लंबाई पूछी जा रही है। 692 है, या 652 है, या 550 है, या 710 है? तो अरावली है जो गुजरात के जो अरब सागर क्षेत्र से निकलकर खेड़ बर्मा से होती हुई एक सीकर तक जाती है, और दिल्ली की रायसेना तक पहाड़ी तक इसकी जो विस्तार है, और कुल लंबाई इसकी 692 है। अगर राजस्थान में पूछ ले तो इसकी 550 मीटर। चलिए, राजस्थान में ही पूछा है ना, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान में पूछा है तो 550 आएगी। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति का संकट झेल रहा है? किस में ज्यादा संकट आ रहा है? तो वो है दक्षिणी अरावली, हाड़ौती, या आबूखंड, या उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली के जो क्षेत्र हैं वहाँ ये बजरी खनन वगैरह कुछ ज्यादा ही चर्चा में रह रहा है, तो उत्तरी खनन इसका उत्तर आ जाएगा। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। अब देखिए, अरावली जो हमारा राजस्थान है उसमें ये अरावली, और विंध्यन ये जो एमपी में विंध्यन है, इसके बीच में यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक जो बूंदी के अंदर जो महान भ्रंश घाटी जो पाई जाती है, वही क्या है, इसके मिलन बिंदु है। महान भ्रंश घाटी जो पाई जाती है वो इसका मिलन बिंदु है, तो इसको क्या कहेंगे, महान सीमा भ्रंश कहेंगे। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण, क्या, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण, प्रयाण हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या पढ़ लो इसको, मार्च ऑफ डेजर्ट, यानी इसका प्रयाण का मतलब होता है विस्तार, क्या, विस्तार। तो मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से हो रहा है, मरुस्थल में चरम तापमान से हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार से है, किससे है? तो प्रयाण का संबंध किससे हो जाएगा, विस्तार से हो जाएगा। पोखरण, पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य की चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? अब देखो ये फिर आ गया, ये पोखरण और फलोदी के मध्य की चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? तो राजस्थान के अंदर जो इन तीनों का जो क्षेत्र है, इसके जो बीच में ये मान लो पोखरण है, ये पोखरण है, ये बालोतरा है, और ये आपका फलोदी है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है इसमें यहाँ 41.5 पर ये बालू का स्तूप मुक्त पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त पाया जाता है, स्तूप मुक्त पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमादा, इसको क्या कहते हैं,
हमादा। अब बाकी जो मरुस्थल है 58.5, उस पर क्या होता है कि बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरग कहेंगे, इरग। और अगर इन दोनों का मिश्रण हो, हमादा प्लस इरग, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे रेग। इसको हम क्या कह देंगे, रेग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य चट्टानी मरुस्थल हमादा। पालसन क्या है, पालसन क्या है, पालसन, पालसन क्या है। मरुस्थल में स्थायी जिले हैं क्या, मरुस्थल जिले हैं क्या, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी जिले हैं क्या, अस्थायी जिलों के सूखने से बना मैदान है क्या, स्थायी जिलों के सूखने से निर्मित मैदान है क्या। स्थायी तो जिले होंगी तो सूखेगी क्यों। मरुस्थल क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा के कारण जो अस्थायी झीलें बन जाती है, अस्थायी झीलें बन जाती है, जब वो सूख जाए, जब वो सूख जाती है, तब वो उनके जो बना मैदान है, जो बचा मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं, पालसन कहते हैं। उसको क्या, अस्थायी झीलों के सूखने से जो बना हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पालसन कहते हैं। प्रो वीसी मिश्रा, अभी हमने बात की थी, प्रो वी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 7 भागों में बांटा है। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। ये अंजन व पाला नामक की महत्वपूर्ण घासें हैं। ये कहाँ पाई जाएगी, अजमेर में, मध्यवर्ती नागौर में, मध्यवर्ती जालौर में, या धौलपुर में। तो ये आपके मध्यवर्ती नागौर में अंजन व पाला घास पाई जाती है। वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है। अभी हमने बात की थी, अस्थायी जो झीलें जम जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उनको रन या टाट कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है। अभी बात की थी हमने कि अरावली कहाँ से शुरू होती है, खेड़ बर्मा पालनपुर से, या महसाणा गुजरात से, या दाहोदा, या माउंट आबू सिरोही से। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से शुरू होती है, राजस्थान की बात हो रही है, तो ये खेड़ बर्मा पालनपुर से। मेवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पठारी क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग कौन करेगी, क्या गिरवा की पहाड़ियाँ करेगी, गिरवा की पहाड़ियाँ करेगी, बीजासन पहाड़ियाँ, या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, या मुकुंदरा। ये तो कोटा में, ये तो नहीं करेगी ना। कोटा में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ही क्या करेगी, इसको अलग करेगी। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वही मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करेगी। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई पूछा है इसने, इतनी औसत ऊंचाई। देखिए, दक्षिण जो अरावली है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम अरावली है, वहाँ इसकी जो लंबाई काफ़ी पाई जाती है। मध्य अरावली में थोड़ी कम पाई जाएगी, और उत्तरी अरावली में और भी कम पाई जाएगी। तो इसकी जो है वो 930 हो जाएगी, 900। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। पार पखेरिया शिवपुरी घाट ब्यावर में स्थित प्रमुख दर्रे हैं क्या। गोराम जी टोडगढ़ भी कहते हैं इसको, गोराम जी को टोडगढ़ भी कहते हैं। इसकी लंबाई 900, ऊंचाई 933 मीटर है। तारागढ़ जो है 873 मीटर है। तथा नाग पहाड़, नाग पहाड़ मध्य अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं क्या। बोराट का पठार मध्य अरावली का प्रमुख उच्चावच है क्या। भीलवाड़ा, कछवाली, पीपली तथा अरनिया मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं क्या। इसमें से गलत क्या है, ये सही नहीं है, वो इसने पूछा कि सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। घोराट का पठार मध्य अरावली का प्रमुख उच्चावच है। घोराट का पठार मध्य अरावली में थोड़ी है। घोराट का पठार तो गोगुंदा और उदयपुर, उदयपुर और गोगुंदा के बीच में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। निम्नलिखित में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों में संबंधित नाल शब्द का अर्थ है। नाल शब्द का अर्थ क्या है भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है। नाल शब्द का अर्थ क्या है, तंग रास्ते। जो तंग रास्ते होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को कहा जाता है। देखिए, बालुका स्तूप दो महत्वपूर्ण है। एक तो है अनुदैर्ध्य, एक तो क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। एक तो ये है, एक तो अनुदैर्ध्य, एक है अनुप्रस्थ, एक है अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ, ये दो महत्वपूर्ण है। अगर हवा इस प्रकार चल रही है, हवा अगर हवा इस प्रकार चल रही है, अगर हवा इस प्रकार चल रही है और हमारे जो बालू का स्तूप है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहे हैं, तो वो अनु दे रहे हैं। वो क्या है? अनु दे रहे हैं। अगर हवा की विपरीत दिशा यानी अगर ऐसे बन रहे हैं यानी समकोण बन रहे हैं, तो वो क्या है? अनुप्रस्थ है। वो क्या है? अनुप्रस्थ। इसके अलावा एक पैराबोलिक भी पाया जाता है। पैराबोलिक नाम का भी बालू का स्तूप पाया जाता है। महिलाओं की हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। इसके अलावा एक सबर काफिज, ये काफी महत्वपूर्ण है। सबर काफिज, ये छोटी छोटी झाड़ियों या घास के टीलों के पास जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सबर काफिज। ये हमारे थे प्रश्न जो आज भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश से संबंधित थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाले टॉपिक के लिए ये राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित कुछ प्रश्न थे, कुछ शिव सर जी ने करवा दिए, बाकी जो बच्चे थे प्रयास के। और ये पशु परिचर के लिए ब्रह्मास्त्र जो काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है, काफ़ी इसमें निचोड़ रखा गया है। एनसीईआरटी और मानव संसाधन मंत्रालय बुक, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बातें भी इसमें रखी गई है। काफ़ी बेजोड़ संगम के माध्यम से बनाया गया है, तो ये आपके लिए सार्थक सिद्ध हो जाएगा। और जो पहला टॉपिक हमने कर लिया इसी बुक का, ये जो प्रश्न है ये जो चल रहे हैं, और आने वाले टॉपिक के साथ हम नया एक दूसरा टॉपिक लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।